हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिल्ली सल्तनत की तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश टॉपिक की लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड में हमने इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते समय उसके सम्मुख चुनौतियों का समाधान उसने किस तरह से एक एक करके किया उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके द्वारा यल्दोज और कुबाचा की डिफीट को, संभावित मंगोल आक्रमण के संकट का समाधान उसने किस तरह से किया उसे, बंगाल अभियान में सफलता को और राजपूताना, मध्य भारत और गंगा यमुना दोआब के हिंदू राजाओं के विरुद्ध उसके सैन्य अभियानों को डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों की, प्रशासनिक उपलब्धियों की। इल्तुतमिश ने शासन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, उसने उसी तुर्की शासन पद्धति को अपनाया जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो तुर्की राज्य जो भारत में स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत, जिसके लास्ट वंश को छोड़कर सभी तुर्क थे, तो उन्होंने जिस शासन पद्धति को अपनाया वो तुर्की शासन पद्धति थी। लेकिन उसमें कुछ जो भारतीय जो परंपराएं थी उनको भी, चूँकि वो भारत में शासन कर रहे थे, तो इसलिए उनको शामिल करते हुए कुछ उन परंपराओं को भी लेकर, भारतीय परंपराओं को लेकर तुर्की शासन पद्धति को उन्होंने अपनाया शुरुआत से ही। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुर्कों की जो शासन पद्धति है वो सही मायनों में ईरानी शासन पद्धति है, क्योंकि तुर्कों ने ईरानी शासन पद्धति को अडॉप्ट किया। और जब भारत में तुर्की राज्य स्थापित हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, तो वहीं से हम देखते हैं कि तुर्की शासन पद्धति की शुरुआत हुई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक कोई इस शासन को कोई बहुत व्यवस्थित रूप प्रदान नहीं कर पाया, या उसमें उस तरह से कह सकते हैं कि प्रशासनिक क्षमता का अभाव था, या उसे उतना वक्त नहीं मिला। तो बहरहाल वहाँ कोई इस तरह का कोई व्यवस्थित रूप नहीं मिलता, तो उस शासन पद्धति को ही जो इल्तुतमिश था उसने एक व्यवस्थित रूप, एक संगठित रूप प्रदान किया। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि उसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। इक्ता व्यवस्था को आरंभ करने का श्रेय उसको दिया जाता है, और कई बार एक क्वेश्चन आता है भी कॉम्पिटिशन में, तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की, वो इल्तुतमिश पर टिक लगाया जाता है, और वो सही भी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी कि टेक्निकली जो है ये तुर्की शासन पद्धति की विशेषता है। और जब मोहम्मद गौरी ने भारत में सैन्य अभियान किया, तो उसने उत्तर भारत के में सैन्य अभियानों को करके जो प्रदेश उसने विजित किए, और जिसको उसने तुर्की राज्य में शामिल किया, अधीनस्थ राज्य नहीं बनाया, तुर्की राज्य में शामिल किया, तो उनको उसने इक्ता कहा। तो इक्ताएं थी, लेकिन चूंकि उन इक्ताओं में कोई ना तो कोई कर व्यवस्था थी जो उसकी मुख्य व्यवस्था विशेषता है कि कर किस तरह से लिया जाए, और कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, उन इक्ताओं का कोई रूप नहीं था, निश्चित रूप नहीं था। तो इस तरह से इसीलिए ये सब काम किया इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। और उसके अलावा केंद्र में एक बड़ी सेना भी रखी उसने। इक्ता व्यवस्था, वो दोनों ही तरह की इक्ताएं होती हैं। एक छोटी इक्ता जो सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले जागीर के रूप में दी जाती हैं, और बड़ी इक्ताएं जो हैं वो प्रांतीय इकाई के रूप में होती हैं, प्रांत के रूप में होती हैं दिल्ली सल्तनत के, जिनके प्रमुख को इक्तादार मुख्तार वली कहते हैं। इक्ता व्यवस्था और तुर्कानी चहलगानी संगठन, इन दोनों को मैं ये एक सेशन में भी बता दूंगी अलग से, ये दोनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और कई बार लॉन्ग भी आ जाता है। शॉर्ट तो बहुत बार आ जाता है इक्ता व्यवस्था और तुर्कानी चहलगानी पर, तो अलग से एक सेशन में भी मैं इनको बता दूंगी। तो इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में आरंभ किया, इसलिए इक्ता व्यवस्था को आरंभ करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा जो प्रमुख काम है उसका, वो है प्रशासन में तुर्कान-ई-चहलगानी संगठन की स्थापना। हमने देखा है, और ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ही जो कुछ कुतुबी अमीर यानी कि कुतुबुद्दीन के समय के सरदार, और कुछ मुइज़ी मतलब मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने का विरोध किया था। तो इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया था, लेकिन वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। और जब वो गद्दी पर बैठा तो कितनी चुनौतियां उसके सामने थी, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो उसको एक सपोर्टर्स की ज़रूरत थी जो उसका शासन के कार्य में उसकी मदद दें, जो ये षड्यंत्र उसके खिलाफ हो उनको दबाने में भी उसकी मदद दें, जो सैन्य अभियान है उनमें भी मदद दें। तो उसको एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स की ज़रूरत थी। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का, ये गुलाम सरदार कौन थे, तुर्क, तो तुर्क गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान-ई-चहलगानी नाम दिया गया। तुर्कानी-चहलगानी या इसे चालीसा भी कहते थे, क्योंकि इसमें जो मुख्य जो थे तुर्क गुलाम सरदार, उनकी संख्या थी 40।
हालांकि टोटल देखें तो इनकी संख्या बहुत हो जाती है, क्योंकि इन 40 प्रमुख तुर्क गुलाम सरदारों के नीचे भी कई सरदार थे, तो कई जो इनके अधिकारी थे। तो लेकिन चूंकि मुख्य जो थी ये 40 थे तुर्क गुलाम इस संगठन में, तो इसीलिए इसे तुर्कानी चहलगानी या चालीसा भी इसको कहा गया। और ये सब इल्तुतमिश के गुलाम थे, उसी के खरीदे हुए थे, तो पूरी तरह से उस पर निर्भर थे। इल्तुतमिश ने इनको काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद भी दिए, हमेशा इल्तुतमिश के प्रति वफादार रहे और दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने में, उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने में, दिल्ली सल्तनत के एक निश्चित रूप और आकार उसको प्रदान करने में, तो इन सब कामों में इन तुर्कानी चहलगानी संगठन के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किए और वहीं से एक तरह से शुरुआत होता है सुधारों का। आरंभ की भी हम बात करें तो वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। जो सल्तनत काल के हम 2 सिक्के देखते हैं, टका और जीतल। चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया था। ये सब मैं स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मैं डिटेल में सब बता चुकी हूँ। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की भी उसी ने शुरुआत की। तो मुद्रा में सुधार का और इस तरह के सिक्के चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। तो ये सब उसमें भी आप देख सकते हैं और अभी भी मैं बता रही हूँ। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी इसमें कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर जब विजय की थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, तो उसने जब वो उसके लिए गया था तो ये कहा जाता है कि उसने कुछ समय के लिए रजिया को अपना शासन संभालने के लिए दिल्ली में सौंपा था और रजिया ने बहुत सफलतापूर्वक वो काम किया था। तो उस बात से बहुत प्रसन्न हुआ था और उसने अपने सिक्कों में ग्वालियर से वापस आने के बाद उसे अपना उत्तराधिकारी तो घोषित किया ही था रजिया को, ये कहा जाता है। और जो चांदी का टका था तो उस पर ये कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी रजिया का नाम भी अंकित करवाया था। तो इस बात को कहा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है और इस बात को आप नोट भी कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाहौर के स्थान पर उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। उससे पहले जो 2 शासक थे कुतुबुद्दीन और आराम शाह, उनके टाइम में राजधानी लाहौर ही थी और दिल्ली इसके बाद जो है पूरी दिल्ली सल्तनत में राजधानी रहती है। दिल्ली जो है वो न केवल भारत का सबसे प्रमुख नगर हो जाता है बल्कि वो पूरे इस्लामी जगत में मध्य एशिया के प्रमुख नगरों में भी दिल्ली की गणना होने लगती है। उत्तराधिकारी के रूप में एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़े पुत्र का चयन करने का जो चलन था ये उसने तोड़ा। और ये चलन केवल मुस्लिम्स में नहीं था, ये हर पितृसत्तात्मक समाज में चलन था और भारत में भी यही परंपरा थी कि बेटे को और सबसे बड़े बेटे को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का जो चलन आ रहा था और उसके बाद फिर किसी भी पुत्र को या किसी भी पुरुष को ही गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया जाता था परिवार में से। तो उसने तोड़ा और योग्यता के आधार पर अपनी बेटी को उसने उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा प्रकट की थी, उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि उसने उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था। तो ये एक बहुत साहसिक और बहुत प्रशंसनीय इल्तुतमिश का एक कदम था। इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने महल के सामने 2 संगमरमर के शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी जिनके गले में घंटियां लटकी रहती थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था। इसके अलावा न्याय करने के लिए सभी शहरों में इल्तुतमिश ने काजी और अमीर दाद, ये जो अधिकारी हैं, इनको भी नियुक्त किया था। धार्मिक विचारों का व्यक्ति था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो उन्होंने तो इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। मिनहाजुस सिराज जो इसके समय में भी था, उसने तो इल्तुतमिश के जो धार्मिक विचार हैं उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की है। जो उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो जो सूफ़ी संत थे तो उनका भी वो बहुत ज़्यादा उसने सम्मान किया। कई नाम इसमें आते हैं जिसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर तो कुतुब मीनार ही थी। उसके अलावा और ये सब चिश्ती संप्रदाय के हैं, ये दूसरे भी जो हैं हमीदुद्दीन नागौरी, फिर इसके बाद शेख जलालुद्दीन तबरीची और फिर जो अन्य जो सूफ़ी जो मत के संप्रदाय के जो सूफ़ी संत थे उनमें बहाउद्दीन जकारिया हो गए, नजीबुद्दीन हो गए। तो इन सब का ये बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा, जो तत्कालीन खलीफा था अल इमाम मुस्तसिर बिल्लाह, उससे सुल्तान के पद की स्वीकृति की प्रार्थना की। खलीफा ने इसको स्वीकार कर लिया, इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान की और 18 फ़रवरी 1229 को 1229 में खलीफा के प्रतिनिधि इस स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचे, सुल्तान के रूप में उसको
मान्यता प्रदान की गई इस पत्र के द्वारा। तो इस तरह से इल्तुतमिश का जो पद था वो कानूनी बन गया। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि दिल्ली सल्तनत भी अब कानूनी रूप से, वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। अब गजनी का कोई शासक उसको गजनी के अधीन, भारत के तुर्की राज्य को गजनी के अधीन नहीं बता सकता था। अब दिल्ली सल्तनत जो है अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य थी और ये खलीफा के द्वारा, ये मान्यता किसके द्वारा दी गई? खलीफा के द्वारा, क्योंकि स्वतंत्र राज्य का ही जो स्वतंत्र शासक यानी सुल्तान के रूप में मान्यता इल्तुतमिश को खलीफा ने प्रदान की थी। ये इल्तुतमिश के लिए एक और तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने, यानी कि अपने वंश के लिए उसको सुरक्षित रखने और एक तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपने बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। तो इल्तुतमिश के लिए तो हर दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार को उसने आरंभ किया, जैसे कि मैंने बताया कि तुर्की शासन पद्धति को अपनाया, जो सही मायनों में ईरानी शासन पद्धति थी, तो ईरानी परंपराओं को अपनाया गया। उसके अलावा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जो उस समय के जो बहुत प्रमुख विद्वान थे, मिनहाजुस सिराज, जिनकी रचना तबकात नासिरी का मैंने जिक्र भी किया था, और मालिक ताजुद्दीन, इनको उसने संरक्षण प्रदान किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसका योगदान है इल्तुतमिश का, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मैंने बहुत डिटेल में ये सब बताया हुआ है उनको, तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं एक बार सिर्फ उनके नाम बोल दे रही हूँ। दिल्ली में उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो ये टॉम्ब जो थी वो उसके सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की थी, तो उसका निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने 1235 में खुद के भी मकबरे के निर्माण की शुरुआत की। उसके अलावा हौद शमशी का भी निर्माण कराया दिल्ली में। बदायूं में जामा मस्जिद, जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था। उसके अलावा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। नागौर में जोधपुर के पास उसने अतारकिन के एक दरवाजे का निर्माण कराया। तो बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो शुरुआत की थी, लेकिन वो उसका आधार तैयार करवा पाया था, तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा करने का काम किया। बहुत सारे सूफी संतों को भी उसने सम्मान प्रदान किया, बिल्कुल अभी मैंने उनका जिक्र किया है वो सारे संतों का। तो इस तरह से विद्वानों को भी उसने संरक्षण प्रदान किया, जो सूफी संत थे और धार्मिक विचारक व्यक्ति थे उनको संरक्षण प्रदान किया। और उसके अलावा स्थापत्य कला में भी उसका योगदान दिखाई देता है। तो हर क्षेत्र में प्रशासनिक क्षमता का भी उसने परिचय दिया। तो हर क्षेत्र में उसका योगदान इल्तुतमिश का दिखाई देता है। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में होती है। 1236 में इल्तुतमिश ने बनिहान के शासक और जलालुद्दीन मंगबरनी का अधिकारी था ये सैफुद्दीन हसन कार्लूक, तो इस पर आक्रमण करने के लिए वो अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वो रास्ते में ही बीमार पड़ जाता है। उसे दिल्ली वापस आना पड़ता है और बीमारी की स्थिति में ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अगर एक शासक के रूप में हम इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हैं तो निश्चित रूप से इल्तुतमिश में वो तमाम क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं जो एक शासक में, एक योग्य शासक में होनी चाहिए। और उसने अपनी सैनिक क्षमता का, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया उसकी उपलब्धियां, उसमें उसने सैनिक क्षमता का परिचय दिया, उसने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया, उसने एक कूटनीतिक बुद्धि और दूरदर्शिता का भी परिचय दिया जो एक शासक में होनी चाहिए। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ जो एक शासक में होनी चाहिए उन सब का परिचय इल्तुतमिश ने दिया। लेकिन जो एक चीज़ जो किसी शासक में नहीं होनी चाहिए वो धार्मिक संकीर्णता, वो इल्तुतमिश ने दिखाई। और हम ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी सुल्तानों ने धार्मिक संकीर्णता को शो किया। जब मैंने राजपूतों के विरुद्ध उसके अभियानों को डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने भिलसा और उज्जैन में जो हिंदू मंदिर थे उनको नष्ट किया और उनको लूटा। और उसके अलावा जो उसके अंतिम समय में जो दिल्ली के इस्माइली शिया थे, तो उन्होंने भी उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसे दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किया था, लेकिन ये जो थे इस्माइली शिया इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो एक आरोप इल्तुतमिश सहित तमाम जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन पर लगता है धार्मिक संकीर्णता का। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने में, उसे एक निश्चित रूप और आकार देने में, उसको संगठित करने में तो बहुत बड़ा इल्तुतमिश का योगदान था। सही मायने में भारत में मुस्लिम संप्रभुता का जो इतिहास है वो इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि जो इल्तुतमिश था वो गुलाम शासकों में श्रेष्ठतम शासक था। इल्तुतमिश ने अगर हम देखें तो उसी को ही नव स्थापित तुर्की राज्य की रक्षा करने, उसे मजबूत बनाने, दिल्ली सल्तनत को यानी तुर्की राज्य को एक राजधानी प्रदान करने, दिल्ली को राजधानी उसने बनाया था और बहुत वैभवपूर्ण उसको बनाया था।
इसके अलावा एक स्वतंत्र, संगठित और वंशानुगत राज्य, सबसे बड़ी बात है, उसको बनाने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। तो इस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था।